हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पार्थ एकेडमी में। और आज मैं बताने जा रहा हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या होता है, मैथमेटिक्स का खास करके। और इस चीज़ को मैं पढ़ाऊँगा भी, मैं जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ सिलेबस को मैं यहाँ पढ़ाऊँगा भी, ताकि जो एयरफोर्स के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर वीडियोज़ मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आप जानते हो इस चैनल का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एयरफोर्स के ग्रुप एक्स का सिलेबस क्या होता है। और जो ये एयरफोर्स का सिलेबस है, यही सिलेबस आपका इंजीनियरिंग के एग्जाम्स का भी होता है, बस उसका लेवल हाई होता है। एयरफोर्स का लेवल उतना हाई नहीं होता, फिर भी अच्छा होता है, अच्छा खासा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें 1 घंटे का आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपको उसमें 70 क्वेश्चन करने होंगे। तो उसमें आपके लिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ रहेगी। ठीक है, तो जो फिजिक्स और मैथ है वो उसके 25 क्वेश्चन होंगे। देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो फिजिक्स और मैथ है उसके लिए आपको कितने कितने क्वेश्चंस करने होंगे। उसके लिए आपको, आपके पास रहते हैं 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं मैथ के, और 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं फिजिक्स के। ठीक है, और इंग्लिश के आपके आते हैं 20 क्वेश्चंस। तो ये सब मिलके हो गए 70 क्वेश्चंस, और ये एक एक नंबर के होते हैं। तो इसमें जो, यानी कि आप देख सकते हो मैथ और फिजिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन इंग्लिश के साथ क्या है कि जो इंग्लिश है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है। इंग्लिश के साथ ऐसा है कि जब इंग्लिश को आप करने चलते हो तो उसमें आपका टाइम बहुत बचता है। तो जो मैथ और फिजिक्स में टाइम लगेगा आपका, और फिजिक्स में भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड चीज़ें होती हैं, मतलब वो थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं थ्योरी पर। तो उसमें आपको हर जगह न्यूमेरिकल नहीं करने पड़ते, कुछ न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। और मैथ तो आपका पूरा न्यूमेरिकल है, तो मैथ आपका सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है इसमें। ठीक है, तो स्कोरिंग क्या है इसमें, आपका इंग्लिश स्कोरिंग है सबसे ज़्यादा, उसका फिजिक्स स्कोरिंग है। मैथमेटिक्स आपका स्कोरिंग नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव है, मतलब सिलेक्शन ये आपको ये वही दिलाएगा, मैथ सिलेक्शन आपको दिलाती है। यदि आपकी मैथ अच्छी है तो आपकी फिजिक्स भी अच्छी होती है। ये चीज़ आप समझ के चलो कि दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में रिलेटेड है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एयरफोर्स ग्रुप एक्स का सिलेबस क्या होता है। तो देखो इसमें एल्जेब्रा जो होती है, एल्जेब्रा में कुछ जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से कुछ चैप्टर कभी कभी आप कैलकुलस में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सेट थ्योरी जिसको बोलते हैं वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये दो चैप्टर हैं अलग अलग, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग दो चैप्टर है। ठीक है, तो इसको मैंने एक ही में कंबाइन करके रखा है, और अच्छे बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसको डिटेल में पढ़ोगे आप, तब आप इसके से आए हुए क्वेश्चन आप लगा पाओगे। अच्छा, जो लोग इंटर, जिन्होंने पढ़ा होता है, जिन्होंने ऐसे इंटर पढ़ लिया, तो काफ़ी हद तक तो आपने उस चीज़ को पढ़ लिया है, लेकिन उसको एक कंपटीशन के तरीके से पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। इसमें कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फर्स्ट ईयर इंटर में होते हैं, तो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि कैसे हम लोग को प्रॉपर वो क्वेश्चन करना है ताकि हमको मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर मार्क्स की बात नहीं है, मार्क्स आपको ऑप्शन से मिल ही जाएंगे। आपको यहाँ पर फास्ट करना है, आपको स्पीड आपकी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में भी यदि आप स्पीड के थ्रू आप टाइम बचा सकते हो तो फिर आपका सिलेक्शन फिर पक्का है। लीनियर इनइक्वलिटीज की बात करें, लीनियर इनइक्वलिटीज आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में चैप्टर होता है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं, वही इक्वलिटीज के वही चैप्टर होता है। इसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन है, एमआई मैथमेटिकल इंडक्शन, और पी एंड सी यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आपस में रिलेटेड है। तो देखो प्रोबेबिलिटी अच्छी करनी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया चैप्टर है, जो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी अच्छी करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी अच्छा उस पर पकड़ होना चाहिए। और बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कई बार उसमें अदर्स क्वेश्चंस भी रिलेट करते हैं। तो एक टॉपिक, जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन को किसी साल, उस टॉपिक, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन ना आए आ जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्टली होता है कि दो दो टॉपिक मिलाकर भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज तो बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका एपी, जीपी, एचपी आती है, और उनके कॉम्बिनेशन की सीरीज वो आती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से जरूर सवाल पूछा आता है 100%। और प्रोबेबिलिटी जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट है ही। ट्रिग्नोमेट्रिक बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बहुत नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये है कि उसमें जो दो मेन चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर है, तो इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको पढ़ना होता है। ठीक है, और जो वेटेज है वो कैलकुलस वगैरह का ज़्यादा है, और अलजेब्रा वगैरह का ज़्यादा है, ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा कम है। आप कैलकुलस की बात करते हैं, देखो कैलकुलस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है।
कैलकुलस तो आपको आनी ही आनी चाहिए। यदि आपको फिजिक्स चाहिए कि आप फिजिक्स भी जानो, तो कैलकुलस तो आपको आनी आनी चाहिए, ये चीज़ आप समझ के चलो। कैलकुलस में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इसमें कुछ ऐसे ऐसे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन, ताकि जिससे आप जल्दी से सॉल्व कर सको और आपका आंसर आ जाए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम वगैरह आ जाता है, जिसमें हम लोग पीक देखते हैं, मैक्सिमा किस पॉइंट पे, मिनिमम किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रल्स और डिफिनिट इंटीग्रल्स, ये दोनों इंटीग्रल, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, ये इंटीग्रेशन ही है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जैसे ऐसा इंटीग्रेशन आए तो इसी मेथड को यूज़ करना, तो वो इंटीग्रेशन हो जाए। और कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट फार्मूले में बस उस वैल्यूज़ को पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन में आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने पूरा जैसे प्रोसेस आप इंटीग्रेशन का करते थे इंटर में, आपने ऐसे करना चालू कर दिया, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो शायद ही हो पाए, और टाइम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इतना समय नहीं होता कि आप पूरा प्रॉपर वे से वहाँ पे करने बैठ जाओ, ठीक है। ना आपको स्पेस मिलेगी इतनी, ना आपको वहाँ पर टाइम मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें एरिया अंडर द कर्व है। क्या है? एरिया अंडर द कर्व, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन में सीखते किसी के लिए हैं, इसमें एरिया फाइंड करने के लिए ही सीखते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन वही है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होती है कार्टेशियन सिस्टम से, जिसमें हम लोग कार्टेशियन सिस्टम, प्लेन वगैरह वो सब कुछ समझते हैं, ठीक है, क्या होता है प्लेन, कैसे क्या। सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल्स आते हैं। कॉनिक सेक्शन में आपको जानते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री मैंने यहाँ रखा है, जैसे इसमें मैंने रख दिया, कुछ लोग इसको वेक्टर के साथ पसंद करते हैं, मैंने वेक्टर के साथ यहाँ लिख रखा है कि वेक्टर एंड 3D, बाकी 3D ज्योमेट्री भी ज्योमेट्री ही है, तो उसको मैंने कोऑर्डिनेट के साथ ही रखा है। लेकिन यदि आप उसको कभी कभी उसमें वेक्टर बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, तो वेक्टर एंड 3D इसलिए उसको बोला जाता है, क्योंकि उसमें वेक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है। तो आप इस टॉपिक को मैंने यहाँ भी लिख रखा है, तो आप जहाँ कहीं का कुछ बहुत डिफरेंस भी होता है तो यूज़ कर सकते हो। अब ये मैंने ये तीन चीज़ें अलग रखी। मैथमेटिकल रीजनिंग, वैसे मैथमेटिकल रीजनिंग भी आप एक तरीके से अलजेब्रा का ही पार्ट समझ सकते हो, चाहे आप इसको अलजेब्रा रखो, चाहे आप इसको अलग से भी रख लो, कोई इसमें वो बात नहीं। स्टैटिक्स का कुछ पार्ट होता है जो कि पूछा जाता है, इसलिए वो चीज़ें भी होती हैं जो कि पढ़ी जाती हैं हम लोगों द्वारा। और वेक्टर तो पढ़ना ज़रूरी है फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा, फिजिक्स के लिए भी, मैथ के लिए भी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये वो चीज़ें हैं जिससे आप मैथ का आपका सारा सिलेबस आपका तैयार होता है। यदि आप कहोगे मैं फिजिक्स का भी बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ अभी सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ सिर्फ मैथ ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मैथ यदि आपने कवर कर लिया, अपने इंग्लिश आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इंग्लिश का भी इस चैनल पर टीचर नहीं है कोई अवेलेबल जो एयरफोर्स के लिए इंग्लिश पढ़ाए, ठीक है। कोशिश की जाएगी कि एक दिन आपको सारे टीचर्स मिले, लेकिन देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप चैनल को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ये चैनल ग्रो करेगा। जब चैनल ग्रो करेगा तब ही पॉसिबल हो सकता है कि मैं और ज़्यादा टीचर्स को यहाँ पर लाऊं और वो यहाँ पर पढ़ाएं सारी चीज़ें। यदि सब पैकेज आपको यहाँ पे मिलने लगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर मतलब समझो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा। टीचर को क्या चाहिए? देखो टीचर को चाहिए कि जब वो पढ़ाए तो लोग उससे पढ़ने वाले, यदि उसके पास पढ़ने वाले लोग आ रहे हैं ना, व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो बस टीचर को सेटिस्फैक्शन उसी से मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमारे चैनल पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन लोग जुड़े आकर, जो भी तैयारी करने वाले हैं वो लोग आकर जुड़े। अब इसमें कई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आप जानते हो, एसएससी वगैरह सब चीज़ की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जीएस के लिए मैम को रखा है कि जो जीएस पढ़ाएं आपको, और साथ ही मैं एयरफोर्स की तैयारी करवा रहा हूँ, तो कोशिश की जाएगी आपको एक्स ग्रुप के साथ साथ वाई भी ग्रुप की तैयारी कराने की कोशिश की जाए कि मैं वाई ग्रुप भी पढ़ाऊँ आपको यहाँ पर, ताकि आपको पूरा एयरफोर्स में जो भी जिस भी स्ट्रीम में जाना है आप वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। और एयरफोर्स की तैयारी तो बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपकी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपको एयरफोर्स की तैयारी इंटर के बाद करनी ही करनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो और बाई चांस मैं कहता हूँ कि आपकी मतलब नहीं वहाँ पे जॉब लग पाती है, तो जो एयरफोर्स की तैयारी से आपको नॉलेज मिला वो बहुत ज़्यादा है। आप उससे, यदि आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, आप साथ साथ में इंजीनियरिंग के एग्जाम भी दे सकते हो, आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यदि आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे थे तो आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब यदि आपको चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के वो होते हैं कि आप कर सकते हो। एससीआरए वगैरह की तैयारी आप कर सकते हो, उसमें भी आपको जो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मुझको बताइए कमेंट में, और लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।